राज्य स्तरीय समान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और आज हम कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हिंदी का पेपर हल करेंगे। 10th क्लास की हिंदी का पेपर कैसा आया था और आपने उस पेपर में क्या क्या गलतियां की होगी। यदि आप प्रश्नों के सही उत्तर को जान लेंगे तो वो गलतियां वार्षिक परीक्षा में नहीं करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि पहली बार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके विषय से जुड़े हुए वीडियो इस पर उपलब्ध हैं और आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे। खंड अपठित गद्यांश को लेकर के पूछा गया था और इस अपठित गद्यांश को 3-4 बार अगर हम पढ़ लेंगे, 3 से 4 बार हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में जो केंद्रीय भाव है इस गद्यांश का वो हम जान पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा के बारे में बताया गया है, तो उसी के इर्द गिर्द ये पूरा गद्यांश घूम रहा है, तो उसी अनुसार हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? शिक्षा का उद्देश्य जीवन जीने की कला, स्वाभिमान, शिल्प कला। तो इसमें शिक्षा का उद्देश्य ए वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ए वाले विकल्प को हम सही कर देंगे। शिक्षा मनुष्य को बनाती क्या बनाती है? संस्कारबद्ध बनाती है, मानवीय गुणों से विभूषित बनाती है, स्वाभिमान से जीना उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। द वाला विकल्प सही। यहाँ आया देखिए, शिक्षा मनुष्य को संस्कारबद्ध कर उसे मानवीय गुणों से विभूषित करती है तथा स्वाभिमान से जीवन जीना सिखाती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानवता का विकास, दानवता का विकास, जीवन जीने की कला सिखाना या सद्गुणों का विकास। तो जीवन जीने की जो कला सिखाती है वो शिक्षा सिखाती है, तो स वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा। फिर देखिए, मनुष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर कौन करती है? तो शिक्षा करती है, क्योंकि ये गद्यांश शिक्षा के ऊपर ही लिखा गया है, तो शिक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न अपठित पद्यांश से संबंधित था, जिसमें लड़कियों के बारे में, जो बेटियां होती है या जो लड़कियां हैं वो उनका जीवन कैसा होता है, कैसे वो चुनौतियों का सामना करती है, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि लड़कियां खिलखिलाती है किसकी तरह या किस समय में? तेज धूप में, तेज बारिश में, कड़ाके की ठंड में, उपयुक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। यानी ऊपर आया देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लड़कियां खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती है तेज बारिश में, और हर मौसम में आया तो हर मौसम में फिर कड़ाके की ठंड भी आ जाएगी। पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला? पुत्र ने, पिता ने, बेटी ने, परिवार वालों ने। तो एक बेटी ने माँ को संभाला, स वाला सही है। लड़कियों को दुकान किससे मिली? पिता से, माँ से, समाज से, किसी से नहीं। पिता से लड़की को दुकान मिली। उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को बताया गया, कैसा बताया? खुलकर जीने वाली, दुखी रहने वाली, हमेशा रोने वाली, कमजोर। तो खुलकर जीने वाली विशेषता लड़कियों की है। खंड ब जो आया था उसमें प्रश्न संख्या 3 निबंध लिखना था। विद्यार्थी जीवन और खेल कूद, भ्रष्टाचार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 में से किसी एक पर निबंध लिखना था। फिर एक पत्र आया था कि खुद को जयपुर की स्कूल का छात्र मनोज मानते हुए प्रिंसिपल को खेल मैदान की सफाई करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में आया था कि स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए शैक्षणिक भ्रमण के बारे में अपने मित्र को बताना है, उसके संबंध में एक पत्र लिखना है। अंगदान को प्रोत्साहन करने के लिए एक विज्ञापन लिखना है, और अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। स खंड बहुत इंपॉर्टेंट था और यहां से आपके अगर ये खंड से सही हो जाता तो अच्छे अंक आने की संभावना रहती है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय अंत में जुड़ता है, तो ध्यान दीजिए, उपचार धन इक, तो औपचारिक हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। स वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगर उपसर्ग पूछता तो इसमें उपसर्ग हो सकता था। सप्तर्षि शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। तो यहाँ पहला पद क्या है? संख्यावाची है।
और कौन से समास में पहला पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास में। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास सही हो जाएगा। बड़भागी किसे कहा गया है? गोपियों को, श्री कृष्ण को, उद्धव को, नंद को। तो जो सूरदास के पद हैं, सूरदास के पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव को बड़भागी कहती है। स वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। रे नृप बालक काल बस बोलत पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया है? ये जो आपके अंश है इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंश है, जिसमें परशुराम और लक्ष्मण बातचीत कर रहे हैं, तो लक्ष्मण के लिए आया ये। ब वाला विकल्प सही हो जाएगा। लक्ष्मण के लिए कहा कि रे नृप बालक काल बस बोलत, यानी काल के वशीभूत होकर के तू ज्यादा वाचालता कर रहा है, ज्यादा बोल रहा है। आभा शब्द का क्या अर्थ है? आभा शब्द का अर्थ होता है चमक। आभा का मतलब हो गया चमक। फिर देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? जो नेताजी का चश्मा है पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश है। स वाला विकल्प सही है। और संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? संगति के लिए उत्साह नवाब साहब ने नहीं दिखाया। ये ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। जो पाठ है आपके लखनवी अंदाज यशपाल का, उससे है। मनु भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? मनु भंडारी जो है वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। तो ब वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। एक कहानी ये भी मनु भंडारी का है इसमें, और उसको 5 भाई बहनों में सबसे छोटी बताया गया। फिर आगे देखिए, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक कौन है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये इस पाठ के लेखक हैं। फिर 7वां प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाला था, रमेश शब्द कौन सी संज्ञा है? रमेश शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वह जा रहा रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? इसमें सर्वनाम का प्रकार पूछा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कोयल मीठा गाती वाक्य में विशेषण पूछा, तो विशेषण इसमें मीठा हो गया, विशेषण मीठा। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये किताब के गद्यांश से इनको पढ़ना है और उत्तर देना है। नेताजी का चश्मा जो पाठ है स्वयं प्रकाश का, उसमें से ये पूछा गया है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? तो नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। और हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? वो जब उस चौराहे पर आते थे तो जो मूर्ति लगी हुई थी उस मूर्ति को देखने की उनकी आदत थी, उस आदत से वो मजबूर थे। यानी कुछ भी करो, जब भी वो वहां से गुजरते थे तो मूर्ति को जरूर देखते थे। सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी। हालदार साहब भावुक क्यों हो गए? क्योंकि जब हालदार साहब ने देखा कि नेताजी की आंखों पर, जो नेताजी की मूर्ति थी उसकी आंखों पर सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा लगा रखा है, तो नेताजी भावुक हो गए। और मूर्ति पर किससे बना चश्मा रखा था? सरकंडे से बना चश्मा रख रखा था। बच्चों ने रख दिया होगा। इसके अथवा में भी एक पठित गद्यांश आया था जो आपके लखनवी अंदाज यशपाल, ये लखनवी अंदाज यशपाल का पाठ था, इसमें से पूछा गया था। तो देखिए क्या पूछा है कि खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं? तो लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले लोग हैं वो खीरे का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका तरीका जानते हैं। नवाब साहब ने क्या तैयारी की? वो खीरे को जो है काटना चाहते थे, और खीरे को काटने की तैयारी उन्होंने की। रुमाल बिछाया और किस तरह से उसने खीरे को काटा, उसके ऊपर नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब जीरा मिला नमक और लाल मिर्च कहाँ से लाए थे? तो जो ये लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले लोग हैं, खीरा बेचने वाले लोग जो है ये वो नमक मिर्च भी देते हैं, तो उन
खीरे के साथ ही वो दे दिया था, वो लेके आए। इस्तेमाल शब्द का अर्थ बताइए, उपयोग में लेना, उपयोग में लेना। फिर एक पठित पद्यांश भी आया था जो आपके सूरदास के जो पद हैं उसमें से ये लिया गया था। उदो तुम हो अति बड़भागी, जिसमें उद्धव जब गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देने आते हैं उसका यहाँ वर्णन। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? सूरदास हो गई, ये बता ही दिया मैंने। जल के भीतर कौन रहता है? यहाँ आया देखिए, पूर्व इन पात रहत जल भीतर, यानी कमल, कमल का जो पत्ता होता है वो पानी के अंदर रहता है। और जल की बूंद किस पर नहीं टिकती है? ये देखिए, तेल की गागरी, जो तेल लगी मटकी, तेल लगी मटकी या तेल की जो गागरी है उस पर बूंद नहीं लगती है, चिकनी होती है तो बूंद फिसल जाती है। उदो को कैसा बताया गया? उदो को बड़भागी यानी भाग्यशाली बताया गया है, क्योंकि उसने प्रेम नहीं किया, वो निर्गुण भक्ति का संदेश दे रहे थे। अथवा में देखिए, बादल गरजो घेर घेर, ये वाला पार्ट है, ये आपके जो पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। और निराला ने यहाँ बादलों का बड़े उत्साह से वर्णन किया। तो क्या कहा देखिए, कवि बादल से क्या करने का अनुरोध कर रहा है? बादल से वो गरजने का अनुरोध कर रहा है और फिर बरसने का अनुरोध कर रहा है, गरज गरज करके बरसने का अनुरोध कर रहा है। पद्यांश के कवि का नाम ये बता ही दिया मैंने, निराला। बादल किसका प्रतीक है? बादल जो है क्रांति और उत्साह का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है। विद्युत छवि उर में पंक्ति में उर शब्द से क्या तात्पर्य? हृदय। उर का मतलब होता है हृदय। द वाला विकल्प देखिए, द वाला खंड जो है प्रश्न संख्या 10 जो लघुतरात्मक प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? और इसी प्रकार देखिए, ये प्रसाद का जो पाठ लगा रखा है आत्मकथ्य, वहां से ये प्रश्न है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? जो नागार्जुन का पाठ है, नागार्जुन की जो कविता है ये दंतुरित मुस्कान, वहां से लिया गया। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? जो बाल गोविंद भगत है, जो आपके पाठ लिया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी का, राम वृक्ष बेनीपुरी का ये पाठ है। संस्मरण और रेखा चित्र का प्रयोग किया इसमें। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? और कनखियों से देखना मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना। कनखियों से देखना यानी तिरछी नजर से देखना। या छुप छुप करके देखना भी कर सकते हैं अपन। तो ये प्रश्न लघुतरात्मक थे। फिर दीर्घ उत्तरीय देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा वो लिखिए। मंगलेश डबराल या यशपाल में से किसी एक का परिचय लिखना है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? माता का अंचल पाठ के आधार बताइए। और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। ये 10वीं का जो अर्धवार्षिक का पेपर था उसमें पूछे गए प्रश्न थे।